परिचय। मीना, ये दोपहर के भोजन का समय है, फिर तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? मेरा दांत दर्द कर रहा है, काश मैं एक पौधा होती। एक पौधा? क्यों? उनमें हमारी तरह दांत नहीं होते हैं, जबकि वो अपनी वृद्धि के लिए खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं। लेकिन वो ये कैसे करते हैं? चलो, मैं आपको प्रक्रिया बताती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: खनिज आयनों के उद्ग्रहण के बारे में जानना, खनिज आयनों के स्थानांतरण को समझना, फ्लोएम परिवहन का वर्णन करना, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह की परिकल्पना का वर्णन करना। खनिज आयनों का उद्ग्रहण। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधों में हमारी तरह दांत और पाचन अंग नहीं होते हैं। वो अपनी कार्बन एवं अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनकी शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त खनिजों, पदार्थों तथा जल से पूरी होती है। अब आइए जानें कि वो खनिज आयनों का उद्ग्रहण कैसे करते हैं। जल के समान सभी खनिज तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते। इसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। मृदा के अंदर खनिज आवेशित कणों आयनों के रूप में रहते हैं, जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते हैं, और मृदा में उपस्थित खनिजों की सांद्रता प्रायः जड़ों में उपस्थित खनिजों की सांद्रता से कम होती है। इसलिए अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनों का सक्रिय उद्ग्रहण जड़ों में जल विभव प्रवणता के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार होता है, और इसलिए परासरण द्वारा जल के उद्ग्रहण के लिए कुछ आयन बाह्य त्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आयन सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों परिवहन द्वारा मृदा से अवशोषित किए जाते हैं? मूल रोम की कोशिकाओं की झिल्ली में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रोटीन आयनों को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजती है। सभी कोशिकाओं की भांति अंतः त्वचा की कोशिकाओं की जीव द्रव्य झिल्ली में धंसे अनेक परिवहन प्रोटीन होते हैं। वो कुछ विलय को झिल्ली के आर पार जाने देते हैं, लेकिन अन्य को नहीं। अंतः त्वचा की कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे विलय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं तथा समायोजित करते हैं। ध्यान दें कि मूल अंतः त्वचा में सुबेरिन की परत होने के कारण आयनों में एक दिशा में ही सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है। खनिज आयनों का स्थानांतरण। जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण से या फिर दोनों की सम्मिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंच जाते हैं, तब उनका परिवहन पादप, तने एवं सभी भागों तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड या सिंक पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसे कि शिखाग्र एवं पार्श्व विभाज्योतक, तरुण पत्तियां, विकासशील पुष्प, फल एवं बीज तथा भंडारण अंग। खनिज आयनों को जल्दी ही पुनः संघटित विशेष रूप से पुराने जरावस्था वाले भाग से किया जाता है। पुरानी तथा मरती हुई पत्तियां अपने भीतर के खनिजों को नई पत्तियों में निर्यातित कर देती हैं। इसी तरह पत्तियां पर्णपाती वृक्ष में झड़ने से पहले अपने खनिज तत्वों को अन्य भागों को दे देती हैं। जो तत्व प्रायः त्वरित संचालित होते हैं वो हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम। कुछ तत्व जो कि संरचनात्मक कारक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, इन्हें पुनः संचारित नहीं किया जाता है। इसलिए जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। फ्लोएम परिवहन। अब आइए अगले विषय अर्थात फ्लोएम परिवहन की ओर बढ़ें।
आहार मुख्यतः शर्करा वाहिका ऊतक के फ्लोएम द्वारा उद्गम से कुंड की ओर परिवहनित की जाती है। सामान्यतः स्रोत को पौधों का वह हिस्सा माना जाता है जहां आहार संश्लेषित होता है, जैसे कि पत्तियां और कुंड। यह वह भाग है जहां भोजन एकत्र होता है, लेकिन स्रोत तथा कुंड अपनी भूमिकाएं मौसम या पौधों की जरूरतों के अनुसार बदल भी सकते हैं। जड़ों में एकत्र शर्करा वसंत के आरंभ में आहार का स्रोत बनने के लिए संचारित हो सकती है, जब वृक्ष की कलियां कुंड के रूप में काम करती हैं। उन्हें प्रकाश संश्लेषण साधनों की वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील है, अतः फ्लोएम में गति की दिशा ऊपर या नीचे की ओर अर्थात दो तरफा हो सकती है। जाइलम के साथ यह विपरीत है, जहां गति सदैव नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा में होती है। यद्यपि वाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है, किंतु फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में हो सकता है, जब तक स्रोत और कुंड शर्करा का उपयोग संग्रहण तथा अपादान में सक्षम हो। फ्लोएम रस में मुख्यतः जल एवं शर्करा होती है, लेकिन अन्य शर्कराएं, हार्मोन तथा अमीनो अम्ल आदि भी फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए उपयोग की जाने वाली स्वीकृत क्रियाविधि दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना कहलाती है। जैसे ही स्रोत पर ग्लूकोज संश्लेषित होता है, यह शर्करा एक डाइसैकेराइड में बदल दिया जाता है। इसके बाद यह शर्करा सखी कोशिकाओं में तथा बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम चालनी नलिका कोशिकाओं में संचरित होती है। स्रोत पर लदान की यह प्रक्रिया फ्लोएम में एक अति परासारी अवस्था को पैदा कर देता है। निकटवर्ती जाइलम में उपस्थित जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है, तो फ्लोएम रस निम्न दाब के क्षेत्र में चला जाता है। कुंड पर परासरणी दाब निश्चित रूप से घटना चाहिए। एक बार फिर फ्लोएम रस से शर्करा को बाहर करने तथा उस कोशिका तक जहां शर्करा ऊर्जा स्टार्च या सेलुलोज में बदलती है, ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन आवश्यक होता है। जैसे ही शर्कराएं हटती हैं, परासरणी दाब घटता है और जल फ्लोएम से बाहर चला जाता है। फ्लोएम ऊतक चालनी नलिका कोशिकाओं का बना होता है, जो लंबे स्तंभ की रचना करता है, जिसके अंतिम भित्ति में छिद्र होता है, जिसे चालनी पट्टिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य तंतु चालनी पट्टिका के छिद्र में प्रवेशित होती है तथा सतत तंतु बनाती है। जैसे ही द्रव स्थैतिक दबाव फ्लोएम की चालनी नलिका में बढ़ता है, तो दाब प्रवाह शुरू हो जाता है और रस फ्लोएम से चलन करता है। इस बीच कुंड पर आने वाले शर्करा को फ्लोएम से सक्रिय रूप से तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में बाहर किया जाता है। विलय की क्षति से फ्लोएम में एक उच्च जल विभव पैदा होता है और पानी अंत में जाइलम के पास आ जाता है। एक साधारण प्रयोग, जिसे गिल्डलिंग कहा जाता है, उसका प्रयोग भोजन के परिवहन में उपयोग होने वाले ऊतक को पहचानने में किया जाता है। पेड़ के स्तंभ पर छाल के एक वलय को फ्लोएम स्तर की गहराई तक सावधानीपूर्वक हटाया जा सकता है। नीचे की तरफ अब भोजन की गति न होने के कारण वलय के ऊपर की छाल कुछ सप्ताह के बाद फूल जाती है। यह साधारण प्रयोग दर्शाता है कि फ्लोएम ऊतक भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है तथा परिवहन की दिशा एक दिशीय है, अर्थात मूल की तरफ। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं।
इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयन सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों परिवहन द्वारा मृदा से अवशोषित किए जाते हैं। मूल रोम की कोशिकाओं की झिल्ली में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रोटीन आयनों को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजती है। अंतः त्वचा की कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे विलेय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाते तथा समायोजित करते हैं। जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण माध्यम से जाइलम में पहुंच जाते हैं, तब उनका परिवहन पादप तने एवं सभी भागों तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुड सिंक पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसे कि शिखाग्र एवं पार्श्व विभाज्यों तक, तरुण पत्तियां, विकासशील पुष्प, फल एवं बीज तथा भंडारण अंग। जो तत्व प्रायः त्वरित संचारित होते हैं वे हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम। आहार मुख्यतः शर्करा वाहिका ऊतक के फ्लोएम द्वारा उद्गम से कुंड की ओर परिवहनित की जाती है। संश्लेषित आहार का स्रोत पत्तियां होती हैं और कुंड यह वह भाग है जहां भोजन एकत्र होता है। फ्लोएम में गति की दिशा ऊपर या नीचे की ओर अर्थात दो तरफा हो सकती है, जबकि जाइलम में गति सदैव एक दिशा में अर्थात नीचे से ऊपर की ओर होती है। स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए उपयोग की जाने वाली स्वीकृत क्रियाविधि दाब प्रवाह परिकल्पना कहलाती है।